नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम की एजुकेशन पर। साथियों, आज झारखंड का 7वां अध्याय हम लेके आए हैं। अगर यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें, क्योंकि हम जितना अच्छा तरह से टॉपिक कवर करा रहे हैं, झारखंड में कोई ऐसा चैनल नहीं जो इस तरह आप लोगों को टॉपिक कवर कराएगा। तो आज का हम लोगों का लेसन है साथियों, अध्याय है प्राचीन काल में झारखंड। क्योंकि प्राचीन काल में क्या झारखंड था, उसकी स्थिति क्या था, कैसे थे, कौन थे, कहाँ थे, ये सब सारी चीज़ों को हम लोग आज जानेंगे। तो चलिए आज हम लोग लेके चलते हैं आप लोगों को अध्याय 7 की ओर। देखिए अध्याय 7 में जैसे दिया हुआ है प्राचीन काल में झारखंड। प्राचीन काल में झारखंड, देखिए प्राचीन काल को 3-4 भागों में बांटा गया है। मौर्य काल, याम्योत्तर काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल। चलिए मौर्य काल के बारे में जानते हैं हम लोग। मौर्य काल में जैसे दिया हुआ है साथियों, मगध से दक्षिण भारत की ओर जाने वाला व्यापारिक मार्ग झारखंड से होकर जाता था। देखिए मगध से जो दक्षिण की ओर जाता था व्यापार करने के लिए, वो झारखंड से होकर जाता था। अतः मौर्यकालीन झारखंड का अपना राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक महत्व था। अब देखिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र में क्या दिया हुआ है, इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस क्षेत्र को कुक्कुट या कुक्कुट प्रदेश के नाम से इंगित किया, यानी कि झारखंड को कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुक्कुट या कुक्कुट प्रदेश के नाम से जाना जाता है। कौटिल्य के अनुसार कुक्कुट देश में गणतंत्र शासन प्रणाली स्थापित थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने आर्थिक नामक एक पदाधिकारी की नियुक्ति की थी, जिसका उद्देश्य जनजातियों का नियंत्रण, मगध साम्राज्य हेतु इनका उपयोग तथा शत्रुओं से इनके गठबंधन को रोकना था। आगे देखते हैं। इंद्रवानक नदियों की चर्चा करते हुए कौटिल्य ने लिखा है कि इंद्रवानक की नदियों से हीरे प्राप्त किए जाते थे। यहाँ से क्वेश्चन बना है, जो इतना भी स्टार मार्क किया हुआ है वहाँ पहले से क्वेश्चन इससे बना हुआ है, तो आप लोग इसको जरूर नोट डाउन याद कर लीजिएगा। आगे है, इंद्रवानक संभवतः ईब और शंख नदियों का इलाका था, यानी कि झारखंड में जो शंख नदी है वहां पर पहले हीरे पाए जाते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में सेना के प्रयोग हेतु झारखंड से हाथी मंगाया जाता था, यानी कि सेना में हाथी जो शामिल किया जाता था चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में, तो वो झारखंड से लाए जाते थे। अब अशोक में के देखते हैं। अशोक के 13वें शिलालेख में समीपवर्ती राज्यों की सूची मिलती है, जिसमें एक आटव या आठवीं प्रदेश भी था और झारखंड क्षेत्र इस क्षेत्र से शामिल था, यानी कि आटव और आटव जो था, आठवीं जो था, इससे के झारखंड इससे जुड़ा हुआ था। अशोक का झारखंड की जनजाति पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण था। अशोक के पिता कलिंग शिलालेख द्वितीय में वर्णित है कि इस क्षेत्र के आजीवित जनजातियों को मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए ताकि वे लोक व परलोक प्राप्त कर सके। आगे देखते हैं साथियों। आगे आपका है, अशोक ने झारखंड में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु रक्षित नामक अधिकारी को भेजा था। देखिए यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बच जाएगा कि अशोक ने, यानी कि अशोक सम्राट ने झारखंड में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किसको भेजा था, तो रक्षित नामक अधिकारी को भेजा था। चलिए आगे देखते हैं साथियों। आगे जैसे है याम्योत्तर काल। याम्योत्तर काल में विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत में अपने अपने राज्य स्थापित किए, यानी कि जब याम्योत्तर काल का समय चल रहा था उस समय विदेशी जितने भी सारे आक्रमणकारी आए उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया। इसके अलावा भारत का विदेशों से व्यापारिक संबंध भी स्थापित हुआ, जिसके प्रभाव झारखंड में अभी भी दिखाई देते हैं। चलिए इसको देखते हैं। जैसे सिंहभूम से रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं। इससे झारखंड के विदेशी संबंधों की पुष्टि होती है। अब यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि सिंहभूम से किस देश की विदेशी सिक्का प्राप्त हुआ है, तो किससे हुआ है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। आ गया साथियों चाईबासा से इंडोसिथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं। चाईबासा से क्या प्राप्त हुए हैं, तो इंडोसिथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं। रांची से कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि यह क्षेत्र कनिष्क के प्रभाव में था, यानी कि कनिष्क के शासन काल के दौरान रांची किसके अधीन था, कनिष्क के अधीन था। चलिए आगे देखते हैं गुप्त काल। आगे है गुप्त काल साथियों। गुप्त काल जैसे आप लोग देख पा रहे हैं,
गुप्त काल है साथियों। गुप्त काल में अभूतपूर्व सांस्कृतिक विकास हुआ, अतः इस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्योंकि गुप्त काल में बहुत सारे ऐसे चीजों का विकास हुआ और इसलिए इसको सांस्कृतिक विकास हुआ, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग काल कहा जाता है। हजारीबाग के मदोही पहाड़ से गुप्तकालीन पत्थरों के काटकर निर्मित मंदिर प्राप्त हुए हैं। झारखंड में मुंडा, पाहन, महतो तथा भंडारी प्रथा गुप्तकालीन देन माना जाता है। समुद्रगुप्त, गुप्त वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक समुद्रगुप्त था। इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, यानी कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और जो गुप्त वंश का सबसे अच्छा कार्यकाल जो गुजरा वो समुद्रगुप्त का रहा। इसके विजयों के वर्णन प्रयाग प्रशस्ति यानी कि इलाहाबाद प्रशस्ति में मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति से लेखक हरिसेन है। इन विजय में से एक आठवीं विजय भी था। झारखंड प्रदेश इसी आठवीं प्रदेश का हिस्सा था। इससे स्पष्ट होता है कि समुद्रगुप्त के शासन काल में झारखंड क्षेत्र उसके अधीन था। आगे देखते हैं साथियों। आगे जैसे हैं, समुद्रगुप्त ने पुंडवर्धन को अपने राज्य में मिला लिया, जिसमें झारखंड का विस्तृत क्षेत्र शामिल था। समुद्रगुप्त के शासन काल में छोटा नागपुर को मुरुड देश कहा गया, यानी कि समुद्रगुप्त के शासन काल में छोटा नागपुर को किस नाम से जाना जाता था, मुरुड देश के नाम से जाना जाता था। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। आगे चलते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रभाव झारखंड में भी था। इस काल में चीनी यात्री फाहियान 405 ईस्वी में भारत आया था, जिसने झारखंड क्षेत्र को कुकुटलाट कहा है। यानी कि चीनी यात्री फाहियान जब भारत आया था उस समय झारखंड को उसने क्या कहा था, कुकुटलाट कहा था। अब देखिए साथियों, गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष है, इसको देखते हैं। देखिए मदोही पहाड़ ये कहाँ है, हजारीबाग में पत्थरों को काटकर बनाए गए 4 मंदिर। सतगावा ये कहाँ है, तो कोडरमा जिला में स्थित है। मंदिरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पिठोरिया ये कहाँ है, रांची में स्थित है। पहाड़ी पर स्थित कुआं है। चलिए आगे देखते हैं। आगे जैसे साथियों, आगे आपका है गुप्तोत्तर काल। अब देखिए शशांक गौड़ का शासक शशांक इस काल में एक प्रतापी शासक था, यानी कि पश्चिम बंगाल का शासक शशांक था। और इस समय क्या था, ये प्रतापी शासक था। शशांक के राज्य का विस्तार संपूर्ण झारखंड, उड़ीसा, बंगाल तक था। यानी कि शशांक का जो अधिकार था झारखंड में था, उड़ीसा में, बंगाल में था। यह बंगाल का पहला स्वतंत्र शासक था तथा इसकी राजधानी कर्ण सुवर्ण यानी कि मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल थी। शशांक ने अपने विस्तृत साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए 2 राजधानियां स्थापित की। पहला संथाल परगना में, दूसरा दुलमी। संथाल परगना का बड़ा बाजार दुलमी, पुरुलिया यानी कि पश्चिम बंगाल में। प्राचीन काल के शासकों में यह प्रथम शासक था जिसकी राजधानी झारखंड में थी। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था, यानी कि ये शिव को मानते थे, तथा इसने झारखंड में अनेक शिव मंदिरों का निर्माण कराया। आगे देखते हैं साथियों। आगे शशांक के काल का प्रसिद्ध मंदिर वेणुसागर है, जो कि एक शिव मंदिर है। यह मंदिर सिंहभूम और मयूरभंज की सीमा क्षेत्र पर अवस्थित कोचांग में स्थित है। शशांक ने बौद्ध धर्म के प्रति असहिष्णुता की नीति अपनाई, जिसका उल्लेख ह्वेनसांग ने किया है। शशांक ने झारखंड के सभी बौद्ध केंद्रों को नष्ट कर दिया। इस तरह झारखंड में बौद्ध धर्म के स्थान पर हिंदू धर्म की महत्ता स्थापित हो गई। यानी कि शशांक जितने भी झारखंड में बौद्ध केंद्र था सबको खत्म कर दिया। इसलिए क्या हुआ कि इसका असर ये हुआ कि झारखंड में बौद्ध जैन धर्म के स्थान पर हिंदू धर्म की महत्ता बढ़ गई, यानी कि हिंदू मंदिर का निर्माण होने लगा। हर्षवर्धन वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक हर्षवर्धन, यानी कि हर्षवर्धन वंश की सबसे शक्तिशाली शासक जो था वो हर्षवर्धन था। इसके साम्राज्य में कांगजल, जिसको अभी राजमहल का कुछ भाग शामिल था, कांगजल यानी कि राजमहल में ही हर्षवर्धन ह्वेनसांग से मिला। ह्वेनसांग ने अपना यात्रा वृत्तांत में राजमहल की चर्चा की है। चलिए अन्य तथ्य है, इंपॉर्टेंट फैक्ट, उसको जान लेते हैं। अन्य तथ्य में दिया हुआ साथियों, जैसे हर्यक वंश का शासक बिंबिसार झारखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहता था। नंद वंश के समय झारखंड मगध राज का हिस्सा था।
नंद वंश की सेना में झारखंड से हाथी की आपूर्ति की जाती थी। इस सेना में जनजातीय लोग भी शामिल थे। झारखंड में दामोदर नदी के उद्गम स्थल तक मगध की सीमा विस्तार माना जाता है। झारखंड के पलामू में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा निर्मित मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कन्नौज के राजा यशवर्धन के विजय अभियान के दौरान मगध राजा जीवगुप्त द्वितीय ने झारखंड में शरण ली थी। 13वीं सदी में उड़ीसा के राजा जय सिंह ने स्वयं को झारखंड का शासक घोषित किया था। देखिए साथियों, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो आप लोग इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। तो साथियों, आज जो हम लोगों का टॉपिक था यानी कि लेसन जो 7 था, प्राचीन काल में झारखंड, ये यहीं पे समाप्त होता है। अगर यदि आप लोगों को पसंद आए एक लाइक एंड एक कमेंट जरूर करके बताएं। साथ में अगर यदि आप लोगों को पसंद आए तो अपने दोस्त को भी जरूर शेयर करें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।